गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन फर्स्ट अपन का कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है, लेसन का नाम है मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ। क्या नाम है लेसन का नाम? मृदा जीवांश पदार्थ। अब सबसे पहले अपन को ये जानना होगा कि मृदा जीवांश क्या है। जो अपन का मृदा जीवांश है ये किसे, सबसे पहले इसको देखेंगे मृदा जीवांश क्या है, जीवांश पदार्थ क्या है। देखो, जीवांश अपन कार्बनिक पदार्थ को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ हो या जीवांश पदार्थ हो, बात एक ही होती है। या उसे जीवांश कह लें या कार्बनिक पदार्थ कह लें। अब जीवांश का यदि अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? जीव प्लस अंश। क्या होता है? जीव प्लस अंश। ये हो जाता है जीवांश। इसका मतलब जिसमें जीव का अंश पाया जाता है, इसका मतलब है इसमें जीव का अंश पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जीवांश पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं? जीवांश पदार्थ मृदा में पाए जाने वाले, मृदा जीवांश पदार्थ। देखो, मृदा में पाए जाने, किस प्रकार से जीवांश पदार्थ के बारे में डेफिनेशन बताएंगे। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक। देखो, मृदा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? कार्बनिक प्लस खनिज। कार्बनिक प्लस खनिज। तो मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक प्लस खनिज पदार्थों का मिश्रण, ये पूरा मिश्रण क्या पाया जा रहा है? देखो, कार्बनिक और खनिज, ठीक है। मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को, जिसमें क्या होता है? जीवांश होता है, ठीक है। इसको तो अपन कहते हैं मृदा कार्बनिक पदार्थ। पूरा हो गया, ठीक है। मृदा का निर्माण, ये तो होता है मृदा निर्माण में, ये भाग लेते हैं कार्बनिक, खनिज और जल वायु। जल वायु, कार्बनिक और खनिज, ये तो लेते हैं मृदा के निर्माण में भाग, ठीक है। अब जो कार्बनिक और खनिज हैं ये किससे प्राप्त हो रहे हैं? पौधों एवं जंतुओं से। कार्बनिक पदार्थ है ये पौधों और जंतुओं से। कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं ये कार्बनिक और खनिज पदार्थ? पौधों और जंतुओं के अवशेषों से, ठीक है। तो मृदा जीवांश उसे कहेंगे जिसमें जीव का अंश पाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब। मृदा में मृदा जीवांश मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। तो मृदा जीवांश पदार्थ अपन किसको कह रहे हैं? मृदा में
पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। तो मृदा में कौन कौन से अवशेष पाया? देखो, वानस्पतिक का मतलब होता है वनस्पति से। तो वनस्पति जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इसके वनस्पति अवशेष क्या क्या हो सकते हैं? वनस्पति का जड़, तना, फल, फूल, पत्ती जो भी है ये आए करके कहाँ गिरता है? ज़मीन पर। ज़मीन पर गिरता है। ज़मीन पर गिरने के बाद में इसका विच्छेदन होता है। विच्छेदन होने के बाद में इसका कार्बनिक पदार्थ बनता है और इस प्रकार से एक इसका निर्माण करने लग जाता है, मृदा का निर्माण करने लग जाता है। ये वानस्पतिक हुआ। अब इसी प्रकार से कोई भी जंतु है अपन का, इसमें लिख रहा है कि मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक जंतुओं के अवशेषों को, इसके जो अवशेष पाए जा रहे हैं उन्हें ही मृदा जीवांश पदार्थ कह रहे हैं। तो वानस्पतिक अवशेष क्या क्या हो गए? जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, इनको ही अपन क्या कह रहे हैं? वानस्पतिक अवशेष। जंतुओं के कोई भी जंतु है, जंतु का कोई भी अवशेष है वो इस पर आएगा। मृदा पर आने के बाद में उसका विच्छेदन होगा। विच्छेदन होने के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा, खनिज का होगा। तो वो किसका निर्माण कर रहे हैं? सॉइल का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें जीव का अंश पाया जाता है। जो अपन की ये हैं जीवांश पदार्थ, इनमें क्या पाया जाता है? जीव का अंश। क्यों पाया जाता? क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो इसका जो सूक्ष्म जीव हैं इसका विच्छेदन कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो विच्छेदन हो रहा है उसमें जीव का अंश है, तो उसे जीवांश या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो ये जीवांश और कार्बनिक पदार्थ का स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से प्राप्त हो रही है? वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों से। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन, इसमें नोट डाल के लिखेंगे, मृदा में 0.1 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो मृदा में 0.1 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। अब कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कहाँ से हो रहा है? वानस्पतिक और जंतुओं के अवशेषों से। अब आगे चलेंगे हुमस के बारे में पढ़ेंगे। हुमस क्या है? कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के बाद, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के बाद प्राप्त गहरे भूरे रंग का कोलाइडल पदार्थ हुमस कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के बाद प्राप्त गहरे भूरे रंग का कोलाइडल पदार्थ क्या कहलाता है? हुमस कहलाता है। ठीक है, तो हुमस जो अपन के कार्बनिक पदार्थ हैं इनके विच्छेदन के बाद में प्राप्त होता है और इसका कलर कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का, जिसे ही हम क्या कहते हैं? हुमस कहते हैं। अब देखेंगे इसके बाद में अगली हेडिंग
मृदा जीवांश के स्रोत, मृदा जीवांश के स्रोत। अब मृदा जो जीवांश है, मृदा कार्बनिक पदार्थ है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? एक तो हो रही है अपन को हमने बताया था पौधों के अवशेषों से, वानस्पतिक अवशेषों से, और एक हो रही थी हमारे जीव जंतुओं से। यहाँ से प्राप्त हो रही ना, एक तो वानस्पतिक अवशेषों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुआ था और दूसरा जंतुओं के अवशेषों से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे मृदा जीवांश के स्रोत। मृदा जीवांश के दो प्रमुख स्रोत हैं। मृदा जीवांश के दो प्रमुख स्रोत हैं। अब वो दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1 वानस्पतिक अवशेष, और नंबर 2 है जंतु अवशेष। अब जो भी कार्बनिक पदार्थ अपन को प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा? वानस्पतिक और जंतुओं के अवशेषों से, या पादप स्रोत से और एक जंतु स्रोत से। ये स्रोत हुए हैं ना, वानस्पतिक स्रोत या पादप स्रोत या फिर जंतु स्रोत। जंतु स्रोत दो स्रोत हैं। तो इसमें सबसे पहले पादप स्रोत, सबसे पहले पादप स्रोत। पादप स्रोत, अब इसमें भी पादप स्रोत में फर्स्ट है पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। अब जो पेड़ पौधे हैं इनके अवशेषों से अपन को क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। देखो पेड़ पौधों के जड़, तना, फल, फूल, पत्ती आदि का मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। देखो पादप स्रोत है, इसमें पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। पेड़ पौधों के एवं फसलों के अवशेष क्या क्या होंगे? पेड़ पौधों के जड़, तना, फल, फूल, पत्ती आदि का मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। जब ये मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं, तो इनका सूक्ष्म जीव विघटन करते हैं, विच्छेदन करते हैं। इसके बाद में कार्बनिक या जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, पहला स्रोत। अब सेकंड है हरी खाद। सेकंड है हरी खाद। विभिन्न फसलें
जैसे जैसे सनई, ढैंचा, सनई, ढैंचा आदि का पुष्प आने पर मृदा में मिला दिया, जुताई करके, पुष्प आने पर जुताई करके मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे उनका विच्छेदन होने के बाद जीवांश या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जीवांश या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए पादप स्रोत में दूसरा है विभिन्न फसलों, हरी खाद में कौन सी फसल यूज करते हैं? सनई, ढैंचा। विभिन्न फसलों जैसे सनई, ढैंचा आदि का पुष्प आने पर, जब फूल आते हैं तब पुष्प आने पर जुताई करके मृदा में मिला दिया जाता है। फिर उनका क्या होता है? विच्छेदन होता है। सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका क्या करते हैं? विच्छेदन होने के बाद जीवांश या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये तो हुआ पादप स्रोत। अब पढ़ेंगे अपन जंतु स्रोत। सेकंड है जंतु स्रोत। अब जंतु स्रोत में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मृदा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मरने के बाद उनका विच्छेदन होता है। विच्छेदन के बाद मृदा में जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए जंतु स्रोत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े मरने के बाद क्या होता है? उनका विच्छेदन होता है। विच्छेदन के बाद मृदा में जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। अब पढ़ेंगे जीवांश पदार्थ का संगठन। जीवांश पदार्थ का संगठन हेडिंग डालेंगे जीवांश पदार्थ का संगठन। जीवांश पदार्थ का
संगठन, जीवांश पदार्थ का संगठन। तो जीवांश पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है? क्या पाया जाता है जीवांश पदार्थ में? जीवांश पदार्थ में दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। जीवांश पदार्थ में दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। अब वो कौन से होते हैं? कार्बनिक, और सेकंड होता है अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इसका वर्गीकरण देखेंगे, इसका चेकर बोर्ड की सहायता से इसे समझेंगे। जीवांश पदार्थ, अब जीवांश पदार्थ दो प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक में नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रहित। कार्बनिक में कौन सा आता है? नाइट्रोजन युक्त, और नाइट्रोजन रहित। अब नाइट्रोजन युक्त है वो भी दो प्रकार का, जल में विलीय और जल में अवलीय। जल विलीय और जल अवलीय। ये हुआ नाइट्रोजन युक्त। और नाइट्रोजन रहित होता है कार्बोहाइड्रेट, ईथर। ये तीन प्रकार में कार्बोहाइड्रेट, ईथर और लिग्निन। इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब नाइट्रोजन युक्त में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रेट, अमोनिकल एमाइड, अमोनिकल एमाइड, नाइट्रेट, अमोनिकल एमाइड और एमिनो अम्ल। ये तो आ जाते हैं जल विलय में। अब जल अवलय में पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पेंटोन्स। पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पेंटोन्स। ये आता है जल में अवलय। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। ये आता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में। और ईथर में वसा। ये हुआ अपन का
वर्गीकरण। ये जीवांश पदार्थ को देखिए दोबारा से, जीवांश पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। तो कार्बनिक को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है नाइट्रोजन युक्त, सेकंड है नाइट्रोजन रहित। तो नाइट्रोजन युक्त होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? जल विलेय, जल अवलेय। तो जल में विलेय कितने कौन कौन से होते हैं? नाइट्रेट, अमोनिकल, एमाइड और एमिनो अम्ल। ये जितने भी हैं ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन युक्त का मतलब क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो और इसको नाइट्रोजन युक्त जिसमें नाइट्रोजन पाई जा रही है वो भी दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है जल में विलेय, जो आसानी से जल में घुल जाता है। सेकंड होता है जल में अवलेय, जो जल में नहीं घुल पाता, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पेंटोन्स। ठीक है। अब सेकंड है अपन का नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है वो कहलाते हैं नाइट्रोजन रहित। जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती वो नाइट्रोजन रहित। अब नाइट्रोजन रहित में कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ईथर और लिग्निन। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज आते हैं। क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट में? शर्करा, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज। और ईथर में वसा और लिग्निन। ठीक है। इस प्रकार से ये अपन का जीवांश पदार्थों का वर्गीकरण हुआ। ठीक है। अब चलते हैं जीवांश पदार्थ का संगठन। हेडिंग डालते हैं जीवांश पदार्थ का संगठन। अब इसमें ये देखेंगे कितने कितने परसेंट क्या पाया जाता है संगठन में, जीवांश पदार्थ के संगठन में। ये तो वर्गीकरण हो गया है ना। अब संगठन में देखेंगे स्टार्च, 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 स्टार्च के बाद सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज। पहले इनकी परसेंट 1 से 5 और ये 10 से 28। और हेमिसेलुलोज होता है अपन का 20 से 50, 20 से 50%। और फोर्थ होता है वसा, वसा 1 से 18%। वसा के बाद में लिग्निन, वसा के बाद में लिग्निन 10 से 30। और प्रोटीन, लिग्निन के बाद में प्रोटीन, प्रोटीन होती है 1 से 15। अब ये हुआ अपन का जीवांश पदार्थ का संगठन। जीवांश पदार्थ में इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च है 1 से 5% तक, हेमिसेलुलोज है 10 से 28%, हेमिसेलुलोज है 20 से 50%, और वसा है 1 से 8%, लिग्निन है 10 से 30% और प्रोटीन है 1 से 15%। आप पढ़ेंगे जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। विच्छेदन क्या होता है? अपघटन, टूटना, टूटना है ना।
अब इसमें लिखेंगे मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में पाए जाने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कार्य जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देना ही विच्छेदन करता है। बस दोबारा मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? विच्छेदन कहलाता है। जिस प्रकार से कोई भी पौधे का स्टेम है, इसमें ये गल करके नीचे आ गया, इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए, तो पहले तो ये कठोर रूप है, इसके बाद में सरल रूप में इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर के इसको कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देंगे। यही क्या कहलाएगा? विच्छेदन कहलाएगा। ओके, अगली वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।